नमस्कार, आदाब। मैं हूं एस सत्थर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। जी हां, आज हूं मैं फिर एक बार आरजेडी कार्यालय में और हमारे साथ में हैं बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के अक़लियत के अध्यक्ष प्रोफेसर खालिद साहब। ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं। हमारे चैनल पे पहले भी आपने इंटरव्यू देखा होगा और जहां मुझे सवाल का जवाब नहीं मिलता है, मैं ऑर्थोडॉक्स तरीके से मैं सवाल प्रोफेसर साहब से ही पूछता हूँ। आप बिल्कुल खुल के मैं पूछता हूँ और अभी बेबाकी से जवाब दे देते हैं। और आपको मालूम है कि मैं माइनॉरिटी के मुद्दे पे ही हम इनसे बात करेंगे और माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं आता है, उसमें सिख भी आते हैं और भी दीगर जो कम्युनिटीज हैं वो भी आती हैं। तो हम इनसे बात करेंगे अभी के जो हालात हैं राजनीतिक। अब उनसे जुड़े क्योंकि हमेशा बिजी रहते हैं, लगातार काम करते रहते हैं, तो हम ज़्यादा देर ना करके हम बात करते हैं क्यों। और एक चीज़ खास मैं बता दूं, ये बहुत अच्छे शायर भी हैं और बहुत बुद्धिजीवी नेता माने जाते हैं और मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, अगर आपने बेल आइकन क्लिक नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और न्यूज़ फोर्स देखते रहिए। तो आपका सबसे पहले तो स्वागत है न्यूज़ फोर्स में। चलिए, थैंक यू। पहला सवाल ये बताइए कि अभी जो चल रहा है, जनगणना का मुद्दा चल रहा है, उधर इतनी नफरतें की आंधी चल रही है, यूपी से लेकर हर जगह पे आए दिन आ रहा है, तो क्यों नहीं अक़लियत, क्योंकि मुझे मालूम है हर पार्टी की, मैं सिर्फ आपकी पार्टी की बात नहीं करूंगा, प्रधानमंत्री से आप लोग जाकर के जनगणना के मुद्दे पे मिल सकते हैं, तो क्यों नहीं आप लोग अपने नेता पे दबाव बनाते हैं जाकर के कि लिंचिंग के मुद्दे पे, नफरतबाज के मुद्दे पे भी मिला जाए। लिंचिंग के मुद्दे पर तो लगातार कंटिन्यू बातें हो रही। आज की तारीख में राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बिहार में अभी हम सीमांचल होते हुए पूरे बिहार के कई अजले का दौरा किया। जिले का दौरा करते हुए आया मैं, और अभी मैं पटना में हूँ। कल से मैं मगध की तरफ कूच करूँगा। तो बिहार में जातीय जनगणना के एतबार से हम लोग उसमें लगे हुए हैं और हम लोग लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जगा रहे हैं कि जातीय जनगणना क्यों क्यों ये ज़रूरी है। इसलिए कि जातीय जनगणना जब हो जाएगा तो उससे पूरा पता चल जाएगा कि बिहार में, हिंदुस्तान में कितना, किन जातियों की आबादी है। और आबादी के तनासुब से जिसकी जितनी भागीदारी है, उनको उसकी उतनी हिस्सेदारी जब मिल जाएगी तो ऑटोमेटिकली आरक्षण का मुद्दा खत्म होगा और सब आरक्षित हो जाएंगे, सबको आरक्षण मिल जाएगा, सबको उनके हुकूक को मिल जाना है। इसलिए जातीय जनगणना जरूरी है। इसी सिलसिले में मैं पूरे बिहार का दौरा करते हुए सीमांचल से लेके दरभंगा, मुजफ्फरपुर होते हुए आज मैं पटना आया हूँ। और पटना में पटना के जो हमारे बड़े नेता हैं, खासकर माइनॉरिटीज़ के, उनसे सबसे मैं अलग अलग सामूहिक तौर पर मिल रहा हूँ। और मिलने के बाद फिर एक साउथ बिहार में हम लोग जो कूच करेंगे उसके लिए मैं मंसूबा बना रहा हूँ। लाइन ऑफ एक्शन मेरा क्या होगा इसी मुद्दे पर है। और माइनॉरिटी को कैसे जगाएं, इसको कैसे मजबूत करें, कैसे मुख्य धारा में लाएं, कैसे इसके शिक्षा और स्वास्थ्य के हाल को बेहतर करें, इनकी जो इक़्तिसादी हालात है इसमें कैसे बढ़ोतरी हो, कैसे बेहतर हो, गुर्बत, माइनॉरिटी के गुर्बत को कैसे ख़त्म किया जाए, माइनॉरिटी में जो अशिक्षा है, इलिटरेसी है, उसको कैसे दूर करके इसको हम आगे बढ़ें, इसी सिलसिले में मेरा पूरे बिहार में दौरा चल रहा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैं जानता हूँ कि आप हमेशा वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये पार्टी का काम ज़्यादा हो रहा है और आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आपके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, जैसे तेजस्वी जी, कितनी बार उन्होंने लिंचिंग के खिलाफ में आवाज़ उठाया और कितनी बार मुझे आप मीडिया में या मुझे आप बता दें कि जाकर के प्रधानमंत्री जी से मिले। हिंदुस्तान ग्रुप का एक कंटेंट चल रहा था, उसमें खुद तेजस्वी यादव जी बैठे हुए थे। उनसे जब इन मौजू पे सवाल पूछा गया तो उन्होंने खुल के लिंचिंग के मुद्दे पे और मुसलमानों की जो हालात है उस मुद्दे पर वो खुल के बात किए। इस मामले में तेजस्वी जी खुद आगे हैं और अपनी बातों को माइनॉरिटी के हवाले से, अपनी बातों को लोगों के पब्लिक डोमेन में ले जा रहे हैं। अच्छा, आपसे काफ़ी दिनों के बाद मेरी मुलाकात हो रही है, इंटरव्यू भी। शहाबुद्दीन साहब का मसला रहा, आज़म खान का मसला रहा, जैसा कि आपने बहुत नज़दीक से देखा, आप तो बहुत नेता हैं बड़े यहाँ के। आपको अभी अक़लियत के अंदर में जो चीज़ें चल रही हैं, उनके मन को अगर आपने टटोलने की जो
टटोला होगा हर जगह आप, क्योंकि आप घूम रहे हैं पार्टी के लिए, आप लगातार वर्क कर रहे हैं और बहुत शिद्दत से वर्क कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, क्या असर पड़ेगा इस बार अगर यूपी का चुनाव है जैसे, तो क्योंकि बिहार यूपी में ज्यादा दूरी नहीं है, जैसे जनगणना का भी मुद्दा चल रहा है, तो वहां पे भी आबादी घटाव का मुद्दा चल रहा है, अब मुद्दे से लोग भटक गए हैं। हिंदुस्तान पैमाने पर नरेंद्र मोदी अमित शाह की एक जोड़ी है जो आरएसएस का जो हिडन एजेंडा है उस एजेंडे को लागू करने की हर चंद वो कोशिश कर रहा है, और उसी की कड़ी आरएसएस के द्वारा या आरएसएस के जरिए बनाए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ में आए दिन वो जहर उगल रहे हैं। इसलिए वहाँ मैं समझता हूँ कि तमाम मुस्लिम इन मसाइल पर, लिंचिंग के मसाइल पर, हिंदुस्तान में मुसलमानों के डिफेंस के मसाइल पे, तमाम मसाइल पे मुसलमान गौर खोज कर रहा है, और हिंदुस्तान की जितनी सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज है वो इस मुद्दे पे मुसलमानों के हुकूक के साथ है, अल्पसंख्यक के हुकूक के साथ है। आए दिन सब अपने रद्द अमल को लोगों के सामने जाहिर कर रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। आने चाहता हूँ आपसे, मैं आपकी बात को इसलिए काट रहा हूँ कि आपने सारी पॉलिटिकल पार्टीज की बात की, खास करके सेकुलर पार्टीज की बात की। अगर सेकुलर पार्टी की बात करें तो ना सच्चर कमेटी लागू हुआ आज तक, ना आप बताइए 2% के आसपास में मुसलमान हो गए, आज़ादी के वक्त में 30% से ज़्यादा थे, 33% के आसपास में थे, मतलब राजेंद्र नौकरी सिंह में। सच्चर कमेटी का जब रिपोर्ट सबमिट हुआ, वो रिपोर्ट था राजेंद्र, लोग नहीं समझ रहे। दो रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, राजेंद्र सिंह सच्चर कमीशन, दो रिपोर्ट है। राजेंद्र सिंह सच्चर कमीशन में मुसलमानों के क्या मसाइल हैं, क्या हालात हैं, मुसलमानों की क्या पोजीशन है इस मुल्क में, इक़्तिसादी, सामाजी या तालीमी एतबार से मुसलमानों का जो पिछड़ापन है, उस उस कमेटी ने उन तमाम हालात को जायजा लेके उसने, कमीशन ने रिपोर्ट दाखिल किया। उसके बाद इस रिपोर्ट को डाइवर्ट दिया गया रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनिए। कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन का ये था काम कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे लागू किया जाए, और रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने उस एतबार से फिर वो जांच करके रिपोर्ट दाखिल किया। जब उन्होंने रिपोर्ट दाखिल किया तो उसी दरमियान हिंदुस्तान की सत्ता बदल गई, सत्ता बदल गई, और फिरका परस्त ताकत, मनुवादी ताकत जिसको कहते हैं, रेडिकल अनासिर, जो मुसलमानों से या गरीबों से नफरत करने वाली सरकार थी, वो सरकार आ गई, और वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में आई, कि नेचुरली उस कमीशन के रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर जो उनका अपना छिपा हुआ एजेंडा, हिडन एजेंडा था, उसी इशू पर वो काम करना शुरू कर दिया है। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम उसने हरिगर कर रहा है, अलीगढ़ को। उसके अलावा मुगल सराय जो एक हिस्टोरिकल प्लेस था, उसको दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया। और फिर फैजाबाद, इतनी बेहतरीन, माना इतना बेहतरीन नाम था, फैजाबाद जिला था, उसको बदल के उसने अयोध्या कर दिया। तो उनकी जो टेंडेंसी है, उनका जो हिडन एजेंडा है, आरएसएस का जो जो मिशन है, उसी मिशन के इम्प्लीमेंट में ये काम कर रही है। इसलिए रंगनाथ मिश्रा कमीशन आज तक सरजमीन पे नहीं आ पाई। मैं एक चीज़ रोक के मैं बता दूं, क्योंकि प्रोफेसर साहब ने खुद मेरे चैनल पे बोला हुआ कि अगर जैसे भी आरजेडी की सरकार बनती है तो सच्चर कमेटी के लिए लागू करवाने के लिए बात करेंगे और एक आगे बात रखी जाएगी, और तो ये अहम मुद्दा है और लागू होगा। प्रोफेसर साहब ने कहा था, इनसे उम्मीद भी है, क्योंकि जिस तरह से फाइट कर रहे हैं अकलियत के लिए, सभी के लिए, तो वो सिखों की बात हो या सभी की। एक सवाल और था आपसे कि जो सिखों का मसला है, यहाँ पे भी 20,000 के आसपास में लगभग सिख रहते हैं, तो उनको क्यों नहीं आप लोग पॉलिटिकल भागीदारी, जैसे आज मुसलमान अछूत हो गया पॉलिटिकल लेवल पे, तो उस तरह से क्यों नहीं उनको भी भागीदारी दें, क्योंकि आप सबसे बड़े नेता हैं। जी, आप अभी थोड़ी देर करके आए। सिख जो माइनॉरिटी कमेटी जो है हमारी, माइनॉरिटी के अंदर मुस्लिम सबसे बड़ी कम्युनिटी है अमंग द माइनॉरिटी। उसके बाद पंजाबी है, क्रिश्चियन है, जैन है, बौद्धिस्ट है। मेरी कमेटी
हिंदुस्तान की एक वाहिद कमेटी है। हम इसको, इस पे मैं, हमको बहुत प्राउड है, इस पे मैं फख्र महसूस करता हूँ। बिहार की कमेटी अगर आप देखेंगे तो अभी चार थे, भाई अनवर भाई भी बैठे हुए थे नीचे। अभी चार पंजाबी थे, चार क्रिश्चियन थे, उसमें दो लेडी क्रिश्चियन थी जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल और बहुत सरजमीन पे काम करने वाली थी। हमने उसके अलावे बौद्धिस्ट को भी जोड़ा है, जैन को भी जोड़ा है। मेरी कमेटी इतनी बेहतरीन और बैलेंस है, वो मिसाल है। हिंदुस्तान के अंदर जितना भी माइनॉरिटी कमेटी है, जिन पॉलिटिकल पार्टीज का, मेरे सामने खड़ा उतरने की हैसियत उनको नहीं है, न वो सामने खड़ा हो सकती। मैंने इस तरफ काम किया है, मैं उनको जोड़ रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में फिर जो मैं मीटिंग करूँगा तो वो सामने पब्लिक डोमेन में लोगों में देखा जाएगा, उसको लोग देखेंगे। उनको कुछ हिस्सेदारी मिलेगी जैसे एमएलसी के तौर पे? बिल अब तो ये देखिए, एमएलसी का काम जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव हैं, पार्टी के सुप्रीमो वो हैं। उसके बाद देन तेजस्वी जी हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, जो विधानसभा में विरोधी दल के नेता हैं। तो जो हमारे ऊपर के नेता हैं, उनकी नज़र में सारी बातें हैं, वो खुद इसको असेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, और आने वाले दिनों में वो ज़रूर सबको हिस्सेदारी दें। मैं आखिरी, अब मैं बंद करूँगा, आखिरी सवाल मेरे सर से कि एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि जो अभी एक राजनीतिक न्याय जो है, खास करके, और आर्थिक न्याय की तो बात हो रही है, तो जी सामाजिक न्याय की, आर्थिक न्याय की, लेकिन ये राजनीतिक न्याय जैसे कि मुसलमानों को टिकट उस लेवल पे नहीं मिल पाती है, और मिलती है तो पता नहीं वो हार जाते हैं, क्या होता है मसला, ये तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो रिपोर्ट मैंने देखा है जो है पिछले इलेक्शन की, और मैंने पूरा कवर भी किया था। तो अभी क्या ऐसा कि उस तरह से राजनीतिक, क्योंकि आपसे ही उम्मीद है कि आप अपनी पार्टी के लेवल पे तो कम से कम अपनी बात को रखें कि राजनीतिक, क्योंकि आरजेडी एमओआई समीकरण को लेकर चलती रही शुरू से, लालू जी के ज़माने में लालू जी सबसे बड़े नेता रहे, और आज भी माइनॉरिटी जो इतना जुड़ा हुआ है आरजेडी के साथ में, इतनी बड़ी पार्टी के साथ में, तो वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो अभी उनका किस तरीके से आप देख रहे हैं आगे? देखिए, जब से आरजेडी बनी है, या आरजेडी बनने के पहले भी जब जेडी बनी थी, जब हिंदुस्तान के जनता दल के अध्यक्ष की बात थी, तो एस आर बोमई के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय लालू यादव बने थे। उसके पहले जब ये मुख्यमंत्री थे बिहार के 90 से, तो लालू यादव ने इस तरफ बड़ा ही तेज कदम बढ़ाए थे, और ख़ास करके मुस्लिम माइनॉरिटी को जितनी जगह लालू यादव ने दिया, तो हिंदुस्तान के इतिहास में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इतनी जगह, इतनी इज्जत नहीं दिया। फिर राष्ट्रीय जनता दल 97 में जब बना, मैं उस टाइम में राष्ट्रीय जनता दल का फाउंडर जिला अध्यक्ष था। तो मेरे टाइम में भी लालू जी जब चुनाव लड़ रहे थे मधेपुरा से, मैं उनके चुनाव को देख रहा था, कैंपेन कर रहा था। तो उस दरमियान में भी लालू जी ने जो काम किया है मुसलमानों के लिए, जो उनको इज्जत, जो उनको जगह दी है, वो मिसाल है। हिंदुस्तान के अंदर में लालू जी के सामने कोई दूसरा नेता नहीं है जो माइनॉरिटी, खासकर मुस्लिम माइनॉरिटी को इतनी इज्जत दिया हो, जिक्र दिया हो। टिकट भी देते थे उनको, सरकार में भागीदारी भी देते थे, और देते आ रहे हैं। जैसे आने वाले दिन है, मैं आज एक प्रदेश अध्यक्ष हूँ माइनॉरिटी विंग का। मैं कोशिश करूँगा कि माइनॉरिटी के जो है हुकूक हैं, जो उनको मसाइल हैं, जो उनके सरकार में हिस्सेदारी की बात है, मैं पुरजोर कोशिश करूंगा अपने पार्टी के फोरम पर इसको रखने के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको हिस्सेदारी मिले। स्वास्थ्य कल थोड़ा गड़बड़ हुआ था, लेकिन अभी थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन उस टाइप से नहीं हुआ है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम लोग दुआ करते हैं कि हमारे नेता आदरणीय लालू जी कम्प्लीटली जो है सेहतयाब हो जाएं और हम लोग के दरमियान में आएँ। चलिए, शुक्रिया आपका न्यूज़ 4 से। थैंक यू। तो ये थे प्रोफेसर खालिद साहब, इन्होंने बहुत बेबाकी से जवाब दिया, और मैंने भी जो मेरे जहन में सवाल उठ रहे थे, मैंने इनसे धड़ाधड़ पूछ लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एस एस सथर, न्यूज़ 4 पटना।